हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पार्ट 2 आयनिक इक्विलिब्रियम। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की थी जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स या स्टेबलाइज स्पीशीज की बात की थी। आज हम बात करेंगे आयंस की। तो आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? द इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट बिटवीन आयोनाइज्ड and unionized form of weak electrolyte। इसमें हम आयंस की बात करेंगे और वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पहले तो बात तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो स्पीशीज होती है विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। in molten और एक्वस फॉर्म। ओके, ये वो स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है मॉल्टन या एक्वस फॉर्म में, और जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं उनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, जो पूरी तरह टूट जाते हैं, जैसे कि NaCl। ओके, और वीक क्या होते हैं? जो धीरे धीरे टूटते हैं, CH3COOH। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये देर से टूटेगा। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। H2SO4, HCl, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि CH3OH, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ये सब क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लार्ज अमाउंट में, और ये कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। उनकी हाई कंडक्टिविटी होती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट दिखाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं शो कर सकते। क्यों नहीं शो कर सकते? इसके बारे में हम बात करते हैं। सपोज करो कि ए भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्टार्टिंग में एट टाइम t = 0 ये 1 था, तो ये 0 था, ये 0 था। एट टाइम t1 ये अब 0 रह जाएगा, ये 1, ये 1, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो चुका है, या रन अबाउट 100% डिसोसिएट हो चुका है। तो अगर हम इसका कांस्टेंट लिखें भी, तो ए भी कितना है? 0 है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट, के वेरी लार्ज। तो इक्विलिब्रियम तो अटेन होगा नहीं। इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होगा? जब ये वीक होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वापस नहीं आएगा। अगर हम वीक की बात करें तो वीक में हम
एक रिवर्सिबल साइन लगाते हैं ऐसे, तो ये जितना आगे बढ़ेगा उतना ही पीछे आएगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ही शो होगा। इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है, जितना यहाँ उतना यहाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा इक्विलिब्रियम, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो अल्फा है, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो इक्वल टू रन अबाउट 1 होता है। और जो वीक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, उनका लेस देन या 5% मान लो, वो सिर्फ 5% ही टूटते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। अगर 5 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है, वीक की निशानी ये है, वो 5 या लेस देन 5 ही टूटते हैं। इनका अल्फा जो होता है 5% के आसपास होता है, इनका 100% होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम नहीं शो करेंगे क्योंकि वहाँ पर सिंगल एरो ऐसे आएगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो शो करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो डिसोशिएट करते हैं। बार बार हम एक ही बात बोलते हैं, या तो हम बोलेंगे डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, दोनों एक अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम कहीं ये लेके चलते हैं। जो डिसोसिएशन है बच्चों, ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, और आयोनाइजेशन कोवैलेंट कंपाउंड्स शो करते हैं। ओके, आयनिक कंपाउंड्स में पहले से ही आयंस बने होते हैं। आप ये देखो, सोडियम क्लोराइड जो है उसमें सोडियम प्लस है और क्लोरीन नेगेटिव है। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर क्या करता है, सोडियम को और क्लोरीन को अलग कर देता है, इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को वीक करके इनको अलग कर देता है। ठीक है, तो डिसोसिएशन आयनिक कंपाउंड्स दिखाते हैं जो पहले से ही आयंस में कन्वर्ट होते हैं, बस उनको दूर दूर ले जाना होता है, इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन। लेकिन कोवैलेंट जैसे कि HCl, ये आयनाइज होता है। अभी हमारे पास HCl है तो एक कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई आयंस नहीं है। जब इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तभी ये H आयन और Cl आयन में कन्वर्ट होगा। इसमें पहले आयंस नहीं थे, इसमें पहले आयंस थे, इसमें हमने उनको दूर दूर किया, सिर्फ यहाँ पर आयंस कन्वर्ट हुए पहले। तो आयनाइजेशन में पहले आयंस क्रिएट करते हैं हम, जबकि डिसोसिएशन में आयंस पहले से ही क्रिएटेड होते हैं, उनको सिर्फ अलग अलग करना होता है। जो डिसोसिएशन है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो आयनाइजेशन है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, बट इतना कंफ्यूज नहीं होना। इस चैप्टर में हम दोनों को मिला के ही चलेंगे। डिसोसिएशन सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स में होगा, जिसमें पहले से ही आयंस होंगे, उनको दूर दूर ले जाना है। लेकिन आयनाइजेशन कोवैलेंट कंपाउंड्स में होगा, जिसमें हम उनको पहले आयंस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये हो गया डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। ठीक है, नोट कर लो।
अब हम बात करते हैं एसिड्स एंड बेसिस की। मेन हमारा चैप्टर जो है एसिड बेसिस साल्ट्स के ऊपर है। तो पुराने ज़माने में हम जो अब 9th में पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे, एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, सौर, और बेसिस क्या होती हैं, बिटर होती हैं। लेकिन ये तो ओल्ड कंसेप्ट हो गया। हम हर एक एसिड को तो टेस्ट करके देख नहीं सकते, हमारे टेस्ट बड्स ही ठीक है काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई सिस्टम होना चाहिए कि हमें पता हो कि ये एसिड है या बेस है। ओके, तो सबसे पहला कंसेप्ट आया था आर्हेनियस का। उनके हिसाब से एसिड्स वो हैं विच प्रोड्यूस H ion when dissolved in water। ओके, और बेसिस वो हैं विच प्रोड्यूस OH ion। तो आर्हेनियस के हिसाब से एसिड में H ion होना बहुत ज़रूरी है और बेस में OH ion होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि HCl, H2SO4, H2CO3, CH3COH, ये सब क्या हैं, आर्हेनियस एसिड्स हैं, क्योंकि इनमें H है। या NaOH, CaOH2, ठीक है, NH4OH, ये सब क्या हैं, आर्हेनियस बेसिस हैं, क्योंकि इनमें OH है। तो आर्हेनियस के हिसाब से एसिड्स वो हैं जो पानी में डिज़ोल्व करने पे H ion प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा OH ion प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, शर्त यही है कि इनमें एक या तो H ion होना चाहिए या OH ion होना चाहिए। अगर सपोज NaHCO3 है तो इसमें सोडियम भी पॉजिटिव है, हाइड्रोजन भी, तो इसमें दो हैं, तो ये जो है उनके हिसाब से एसिड नहीं है, सॉल्ट है। CuOHCl, तो इसमें OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, तो ये बेस नहीं है। ठीक है, बेस वही है जिसमें अकेला H ion हो, सॉरी एसिड वही जिसमें अकेला H ion हो, और बेस वही है जिसमें अकेला OH ion हो। ठीक है, बट ये थोड़ी लिमिटेड थी सिर्फ। अभी हमें पता है कि OH होना ज़रूरी नहीं है बेस के लिए, है ना, Na2O, CuO, MgO, ये सब बेसिस है। ओके, NH3, तो ये लिमिटेड थी थ्योरी जो सिर्फ ये कहती थी कि एसिड्स के लिए H ion होना जरूरी है और बेस को OH ion। और वाटर में तो H ion एग्जिस्ट ही नहीं करता। वाटर में H ion जो है वो बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इससे आगे फिर वो करता जाएगा, चलता जाएगा स्टेप्स। तो ये वाटर के ऊपर बेस थी। वाटर में तो H ion एग्जिस्ट नहीं करते, OH ion भी एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरा ये था इस थ्योरी का कामयाब ना होने का रीज़न, ये सिर्फ कहती थी कि एसिड्स के लिए H प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एसिड H प्रोड्यूस करें, H ion प्रोड्यूस करें, और बेस के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो OH ion प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ये है आर्हेनियस कंसेप्ट। क्लियर? अगली थ्योरी थी ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी जो थी वो ये कहती थी कि एसिड मस्ट गिव H ion and base
must accept H आयन। एसिड वो हैं जो H आयन डोनर हैं और बेस वो हैं जो H आयन एक्सेप्टर हैं। जैसे कि HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस Cl नेगेटिव। इसमें HCl ने H को दे दिया तभी तो हाइड्रोनियम आयन बना। तो HCl क्या हो गया, एसिड हो गया। और बेस ने एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, एसिड वो जो अपना H आयन दे और बेस वो जो H आयन ले। जैसे NH3 प्लस HCl गिव्स, सेम कहानी है। HCl ने अपना H लूज किया तो ये क्या है, एसिड। NH3 ने उसको एक्सेप्ट किया तो ये क्या है, बेस। तो ब्रोंसिल-लॉरी थ्योरी के हिसाब से एसिड्स वो हैं जो H आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेस वो हैं जो H आयन एक्सेप्ट करते हैं। और जो आर्हेनियस थ्योरी थी वो भी यही कहती थी कि एसिड्स वो हैं जो H आयन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और ब्रोंसिल-लॉरी थ्योरी भी यही कहती है कि एसिड्स वो हैं जो H आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो all areneous acids are Bronchial-Lowry acids, but all areneous bases are not Bronchial-Lowry bases because यहाँ पर OH का कोई मेंशन नहीं है। ये सिर्फ यही बात करती है कि एसिड्स के लिए H आयन प्रोड्यूस करना ज़रूरी है और बेस के लिए H आयन एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ये थ्योरी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि इसमें वाटर के ऊपर बेस है ना कि वाटर में डिजॉल्व होना ज़रूरी है, वो H आयन प्रोड्यूस होना ज़रूरी है, वो डिपेंडेंस ख़त्म हो गई। इसमें सिंपल सी बात कही गई है कि एसिड्स जो है H आयन प्रोड्यूस करेंगे और बेसिस जो है उनको एक्सेप्ट करेंगे। और हमारा जो ये चैप्टर है 80% इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो ये कहती है कि एसिड्स जो होते हैं H आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेसिस जो होती हैं H आयन एक्सेप्ट करती हैं। ओके, और आर्हेनियस थ्योरी भी यही कहती है कि एसिड जो है H आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑल ब्रोंसिल-लॉरी एसिड्स आर आर्हेनियस एसिड्स बट देयर बेसिस आर नॉट आर्हेनियस बेसिस। ओके, ब्रोंस-लॉरी थ्योरी जो है हमें ये नहीं बता पाई कि CO2 जो कि एसिडिक है और CaO जो कि बेस है इनमें रिएक्शंस क्यों होते हैं। ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि NH3 BF3 ये आपस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ तो कोई H आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहे, H आयन एक्सेप्ट नहीं हो रहे, तो इसके बारे में भी ये थ्योरी हमें बता नहीं पाती। ठीक है, तो ये इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक एसिड है, ये बेस है, ये अपना H आयन इसको दे देगा, तो अब देखो ये क्या है, आर्हेनियस एसिड, और ये क्या है, आर्हेनियस बेस, क्योंकि इसने अपना H आयन उसको दिया। लेकिन ये क्या बन गया, ये एक बन गया नई चीज, इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। और ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। ओके,
तो हर एक एसिड जब वो अपना H आयन दे देता है तो एक बेस बन जाता है, और हर एक बेस जब H आयन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एसिड बन जाता है, क्योंकि अगले स्टेप में ये अपना H आयन लूज करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये H आयन एक्सेप्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो एवरी एसिड हैज़ अ कंजुगेट बेस एंड बेस हैज़ अ कंजुगेट एसिड। जैसे कि हमने पहले भी ये रिएक्शन किया था कि HCl है और NH3 है, HCl plus NH3 gives NH4 plus Cl नेगेटिव। तो इस टाइम ये एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस है, ये बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड है। हर एक एसिड का अपना एक कंजुगेट बेस होता है और हर एक बेस का अपना एक कंजुगेट एसिड होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका वीक कंजुगेट बेस होगा, और वीक बेस है तो उसका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वाइस वर्सा, ऐसे चलता रहेगा। ओके, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि HCl plus water gives H3O plus and Cl नेगेटिव। इस टाइम एसिड क्या है, HCl क्या है, एक एसिड है, और वाटर क्या काम कर रहा है एज ए बेस। ये क्या है, कंजुगेट एसिड, और ये क्या, कंजुगेट बेस। ओके, क्योंकि वाटर ने H आयन एक्सेप्ट किए और एसिड ने लूज किए हैं, तो इसलिए HCl एसिड है, तो उसका क्या बन गया, एक कंजुगेट बेस। ये एक बेस है, इसका क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। एक और ले लो, NH3 plus H2O gives NH4 plus OH नेगेटिव। अब वाटर ने इसको दिया है अपना H, तो वाटर यहाँ पर एसिड का काम कर रहा है, ठीक है। वाटर यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है, और NH3 किसका काम कर रहा है, बेस का। ये इसका कंजुगेट एसिड है, ये एसिड का कंजुगेट बेस है। तो वाटर दोनों केसेस में, एक केस में एसिड का काम कर रहा है इस केस में, और इस केस में बेस का काम कर रहा है। तो दोनों तरह से काम कर रहा है, एसिड भी और बेस भी, इसलिए वाटर क्या है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक स्पीशीज वो होती हैं जो एसिड की तरह भी काम करती हैं और बेस की तरह भी काम करती हैं। जैसे HCO3, ये H2CO3 भी बन सकता है और CO3 नेगेटिव भी बन सकता है। तो ये भी क्या है, एक एम्फोटेरिक स्पीशी है। ओके, तो हमें एक नई बात का पता लगा इससे कि जो एसिड्स होते हैं उनके कंजुगेट बेस होते हैं, और जो बेस होते हैं उनके कंजुगेट एसिड्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लुईस कंसेप्ट की। लुईस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड्स आर, एसिड वो है विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और बेस कैपेबल ऑफ शेयरिंग या डोनेटिंग, या शेयरिंग जो मर्जी लगा लो, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एसिड के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना, लेना बहुत ज़रूरी है, और बेस के पास
उनको देना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल देखो, BF3 जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और NH3 की बात करें तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर करने को दे देगा और ये बन जाएगा इनके बीच का एक बॉन्ड, जिस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग में हमने पढ़ रखा है डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एसिड जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो बेस है उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको देने पड़ेंगे, तभी वो लुईस एसिड या बेस कहला पाएंगे। यानी कि उनके बीच में एक क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कि H प्लस NH3, तो इनके बीच में भी क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम NH4 प्लस बोलते हैं। तो H प्लस जो है जब NH3 से मिलेंगे, क्योंकि NH3 के पास अभी हमने देखा कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और H के पास नहीं है, तो ये दे देगा इसको, तो ऐसे बन जाएगा। है ना, तो ये क्या बन गया, लुईस एसिड H प्लस बन गया और लुईस बेस क्या बन गया, NH3। ओके, अब आप देखो जो लुईस का बेस है ये वाला, ये H एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो लुईस का बेस H एक्सेप्ट कर रहा है ना। और जो ब्रोंसिल-लॉरी का बेस है वो क्या करता है, ब्रोंसिल-लॉरी का बेस भी H एक्सेप्ट करता है, अभी हमने पढ़ा। तो ऑल दी लुईस बेसिस आर ब्रोंस-लॉरी बेसिस। आप ऐसा भी मान के चल सकते हो कि जो लुईस के बेसिस है वो H एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, सिर्फ H है, और उसके बेस भी H एक्सेप्ट करता है। तो लुईस का जो बेस है वो ब्रोंस-लॉरी का भी बेस है। ओके, तो जो NH3 है या ROH है या H2O है, ये सब न्यूट्रल लुईस बेसिस हैं, या जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो भी लुईस बेसिस हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब है उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो वो लुईस एसिड्स हैं, या उनके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड है। ठीक है, तो ये हमारी थी लुईस कॉन्सेप्ट था ये, जो ये कहता है कि एसिड को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और बेसिस के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो न्यूट्रल है तो लोन पेयर होना चाहिए, नहीं तो उसको नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और एसिड है तो उसको लोन पेयर की कमी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की, और या फिर पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए। ओके,
अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट की फॉर एसिड, बेस, वाटर। ठीक है, और जिसकी हम बात करेंगे वो वीक एसिड्स होंगे या वीक बेसिस होंगे। ठीक है, एसिड को सपोज हम एच लिखते हैं HA, तो ये बनाएगा H प्लस A नेगेटिव। इसका K कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं, बस यहाँ पर फर्क यह आ जाएगा कि KI को KA लिखेंगे, A फॉर एसिड। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? KA दिस इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वीक एसिड है, H आयन की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड कर रहा है ना। पहले भी हमने बात की थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए हम नहीं कर सकते। मान लो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सपोज पहले ये A था, ये 0 था, ये 0 था। आफ्टर टाइम बीइंग ये A ही टूट जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा, तो इसका K कैसे लिखोगे? अपॉन 0, इनफाइनाइट। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जब भी हम कांस्टेंट की बात करेंगे तो या वीक एसिड का होगा या वीक बेस का होगा। बेस का कैसे होगा? सपोज हमारे पास एक बेस है BOH, वो OH नेगेटिव में टूटेगा, इसको हम लिखेंगे KB। तो ये है तो ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? KB भी डिपेंड कर रहा है OH आयन कंसंट्रेशन पे। तो चाहे KA हो चाहे KB हो, K फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड फॉर बेस, ये डिपेंड करेगा H आयन पे और ये डिपेंड करेगा OH आयन पे। ठीक है, और हमें अगर वीक एसिड्स या बेसिस की स्ट्रेंथ का पता करना है तो कैसे पता करेंगे? सपोज एक एसिड है A जिसकी हमें वैल्यू दी है 1×10⁻⁴, एक है B जिसकी दी हुई है, एक है C जिसकी दी हुई है, एक है D जिसकी दी हुई है। तो विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स? इन वीक एसिड्स में से भी स्ट्रॉन्ग कौन है? तो जिसका K सबसे बड़ा होगा, ये K की वैल्यूज़ हैं, तो इसका K सबसे बड़ा है, तो इनमें से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो हम K से पता कर लेंगे कि वेदर इज अ वीक और अ स्ट्रॉन्ग एसिड अमंग दिस वीक एसिड्स। या बेसिस के लिए भी हम ये बात अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो। अब हम बात करते हैं ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ, तो ये लॉ हमें क्या कहता है
degree of ionization of weak electrolyte increases with dilution। कहने का मतलब है अगर हमारे पास वीक एसिड है या वीक बेस है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितना हम उसमें सॉल्वेंट डालते जाएंगे, वाटर डालते जाएंगे या सॉल्वेंट डालते जाएंगे, वो उतना ही डिसोसिएट होता जाएगा और एक से ऐसी आएगी कि उसका अल्फा जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग electrolyte at infinite dilution। जैसे जैसे हम उसकी कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करते जाएंगे, वैसे वैसे उसका अल्फा इंक्रीज करता जाएगा। ओके, सिंपल सा ये लॉ है। ये कहता है कि जितना हम कंसंट्रेशन को डाइल्यूट कर दें, कंसंट्रेशन को डाइल्यूट कैसे करेंगे? इसमें सॉल्वेंट ऐड करके, ठीक है। पहले हमारे पास सॉल्यूशन में जो था इक्विलिब्रियम था, सपोज, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा थी, हमने इसको डाइल्यूट करना शुरू कर दिया, फिर तो ये रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। यही है हमारा ओसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ, जो ये कहता है कि जितना हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे उतना ही जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होता जाएगा, उसका अल्फा बढ़ता जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इसको हम प्रूव करके देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई एसिड है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन लेट सी है, इसमें से सी अल्फा टूट गया तो यहाँ सी अल्फा और सी अल्फा बचा। इसका के ए क्या होगा? सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा, जो क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा, यही बनेगा। ओके, सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा तो के ए क्या आ जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इफ इट इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट वी कैन निगलेक्ट अल्फा, अल्फा को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम अल्फा को निगलेक्ट कर देंगे, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, क्योंकि 1 में से वो माइनस होगा तो कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो के ए क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर, ओके, या अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? के ए अपॉन सी, अल्फा क्या हो जाएगा? के ए अपॉन सी, ओके, ये अल्फा क्या हो जाएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c। तो जो हमारा अल्फा है वो कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन कम होएगी उतना ही अल्फा ज़्यादा होगा।
इसको आगे देखते हैं। सी क्या होता है? N/V होता है। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स पर लीटर। तो कंसंट्रेशन वॉल्यूम के बिल्कुल इन्वर्स है। वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अल्फा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उल्टा रखेंगे तो V आ जाएगा। जितना हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को उतना ही उसका अल्फा बढ़ता जाएगा, या जितनी इसकी कंसंट्रेशन कम करेंगे उतना ही उसका अल्फा बढ़ता जाएगा। तो यही है ओसवर्ट्स डाइल्यूशन लॉ, जो ये कहता है कि किसी की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसी कंसंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी कंसंट्रेशन को कम करते जाओ अल्फा बढ़ जाएगा, और एक स्टेज आएगी कि अल्फा बिकम्स मैक्सिमम। और जब अल्फा मैक्सिमम हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो वीक नहीं रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। तो सिंपल सा ओसवर्ट्स सॉल्यूशन ला है। ठीक है, तो आपने ये एज्यूम करके चलना है। ज़्यादातर तो हमें यही दिया होगा कि 1 - अल्फा में अल्फा को हम हटा सकते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो है बहुत ज़्यादा वीक है। 5% या लेस देन 5% मतलब बहुत वीक है। तो उसमें हम इस अल्फा को निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? अल्फा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे उतना ही अल्फा बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ओसवर्ट्स डाइल्यूशन लॉ। ओके, एक न्यूमेरिकल लिखो। 0.01 मोलर solution of CH3COOH is 5% ionized at 25 degree centigrade. Calculate its dissociation constant. तो हमारा फार्मूला क्या है? K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। 5% या लेस देन 5% है, इसको हम वीक मान सकते हैं। तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? C अल्फा स्क्वायर। तो Ka क्या आ जाएगा? C हमें कितना दिया हुआ है? C हमें दिया हुआ है 0.01, और अल्फ़ा कितना दिया हुआ है हमें? 5%। 5% का मतलब कितना हुआ? 0.05। ठीक है, तो 0.05 स्क्वायर, तो 0.01 इंटू 0.05 इंटू 0.05, 25/60। क्या बन जाएगा? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ हमें C दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है, 5% है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। C अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। ओके।
अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। यहाँ पर डेसोसिएशन भी दिया हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक जैसे लेके चलते हैं हम, ठीक है। एंड concentration of H3O ion in 0.01 molar solution of formic acid whose Ka is 2.1 into 10 raised per minus 4 at 298 Kelvin. ओके, फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH, वाटर में इसको डाइल्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा? HCOO प्लस H3O, ठीक है। अगर ये C है तो ये 0 है, ये 0 है, इसमें से C अल्फ़ा गया, C अल्फ़ा, C अल्फ़ा। आप ये भी पूछ सकते हो कि अभी हम ये क्यों कर रहे हैं, पिछले सम में हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल में हमें कुछ निकालने को नहीं था बीच का, सिर्फ K ही निकालना था। अभी हमें ये हाइड्रोनियम आयन भी निकालना है, इसलिए ये रिएक्शन लिखना ज़रूरी है। ओके, इसका Ka क्या हो जाएगा? C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर C1 माइनस अल्फ़ा, तो C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। K बहुत ही कम है, इसलिए हम अल्फ़ा को डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? C अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, तो अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा? Ka अपॉन C। अल्फ़ा क्या हो जाएगा? Ka अपॉन C। Ka कितना है? 2.1 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 4। C कितना है? 0.01। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2.1 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 4। 2.1 का कितना निकलता है बच्चों? 2.1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2.1 को आप 2 भी मान सकते हो, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 1.4 होगा, ठीक है। 2 0 नीचे हैं, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएंगी। ये 10 रेज़्ड पावर माइनस 4 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 0 ऊपर की 10 रेज़्ड पावर माइनस 2 बन गया, उसका क्या आ जाएगा? 10 रेज़्ड पावर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा -1 का? हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 0.14। दिस इज आवर अल्फा। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, दिस इज अल्फा। एंड आल्सो हाइड्रोनियम आयन, वो कितना है? C अल्फा। C कितना है? 0.01। ये कितना है? 0.14। तो कितना आ जाएगा? 0.0014 या 1.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 3। ओके, क्योंकि हमारे पास ये बहुत ही कम था, अल्फ़ा से पता भी लग रहा है कि कितना कम है, तो हमने जो अजम्पशन की थी कि इसको डिस्कार्ड कर दे, वो हमारी अजम्पशन ट्रू बैठी। तो इससे हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, C अल्फ़ा, तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन भी आ जाएगी। ओके, आसान है।
अब हम बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, वाटर को वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके चलते हैं तो किसमें टूटेगा, H+ और OH आयन में। इसका Ki क्या होगा, H आयन एंड OH आयन वाटर। बच्चों वाटर को ऊपर ले जाए तो वाटर एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 55.5 होती है। तो ये दोनों कांस्टेंट जब मिल जाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो Kw को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट है, हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट मान के चलते हैं। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका Ki ऐसे लिखा जाएगा। Ki जब वाटर से मिल जाएगा तो एक और कांस्टेंट बन जाएगा Kw। ओके, और आपने ये याद रखना है कि एट 298 केल्विन जो H आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन OH आयन के इक्वल हो जाती है, ओनली एट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये देखा गया है कि इनकी वैल्यू क्या आती है, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। तो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁻14। तो Kw की वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन 10⁻⁻14 होती है। और Kw क्या होता है हमारा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, कुछ खास नहीं है इसमें, सिंपल सा है। बस ये है इसमें कि ये दो कांस्टेंट जब मिल जाते हैं तो एक नए कांस्टेंट को जन्म देते हैं, उसको बोलते हैं Kw। और एट 298 केल्विन Kw की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। ओके, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट H3 ion and OH ion concentration at 25 degree centigrade of 0.02 normal HCl solution। तो बच्चों में नॉर्मेलिटी दी हुई है और HCl क्या होता है, मोनोबेसिक होता है। इससे नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो हमारा पहला आंसर क्या आ जाएगा, 0.02 मोलर H3O आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और अब हमें OH निकालना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू Kw, जो क्या होगा 10⁻⁻14 होगा। ये कितना है, 0.02। तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14 अपॉन 0.02, जो बन जाएगा 1/2 इंटू 10⁻12, 0.5 इंटू 10⁻12 या 5 इंटू 10⁻13। दिस इज OH आयन। हमें नॉर्मेलिटी दी हुई है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की इक्वल होती है। क्यों, क्योंकि HCl क्या है, मोनोबेसिक। ठीक है, तो इससे हमारे पास H3O की वैल्यू आ जाएगी, इसको पुट कर देंगे तो OH की वैल्यू आ जाएगी। ओके,
अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन के ए, के बी, के डब्ल्यू. हाउ दे आर रिलेटेड? के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू. जो के और के बी का प्रोडक्ट है वो के डब्ल्यू के इक्वल है. शर्त ये है कि अगर ये एसिड ले रहे हैं हम तो ये इसका कंजुगेट बेस है. अगर ऐसा नहीं है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है ये, तो इनका प्रोडक्ट कभी भी के डब्ल्यू के इक्वल नहीं आ सकता. तो ये बात का ध्यान रखना है कि कंजुगेट बेस एसिड पेयर होना बहुत ज़रूरी है. ओके, इसको प्रूव करके देखते हैं. मान लो हमारे पास NH3 है जो कि एक बेस है. ये वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी, तो इसका Kb कैसे लिखा जाएगा? NH4 प्लस OH नेगेटिव NH3. ये अगर बेस है तो ये क्या है? इसका कंजुगेट एसिड है. कंजुगेट बेस एसिड पेयर तो होना ही चाहिए, तो हम इसके कंजुगेट एसिड को अब उठा लेते हैं. NH4 प्लस, इसको वाटर से करते हैं तो उस टाइम ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और बन जाएगा NH3 और बनाएगा हाइड्रोनियम आयन. इसका Ka क्या होगा? NH3 H3O NH4 प्लस. इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा. NH3 H3O NH4 प्लस इंटू NH4 प्लस OH नेगेटिव एंड NH3. NH3 से NH3, NH4 से NH4, तो क्या आ गया हमारे पास? Ka इंटू Kb इज इक्वल टू H3ON एंड OH आयन, जो किसके इक्वल है? KW के. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम H प्लस और OH आयन ही लिखेंगे. H एंड वाटर मिलके क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन. तो ये भी है KW के इक्वल है. तो ये हमारा रिजल्ट आ गया. शर्त यही है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर होने चाहिए. ठीक है, इससे हम एक और चीज़ ले सकते हैं कि Ka इज इक्वल टू KW अपॉन KB. KW एक कांस्टेंट है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KB. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका बेस जो है वो क्या होगा? कंजुगेट बेस उसका वीक होगा. अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? वीक होगा. ओके, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं. तो ये प्रूव करते हैं उस बात को कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट एसिड वीक होगा. एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Ka, Kb एंड KW. ओके, क्लियर? तो आज हमने एसिड्स के बारे में बात कर ली, बेसिस के बारे में बात कर ली, सारे कंसेप्ट कर लिए, इंट्रोडक्शन हो गई चैप्टर की. उसके बाद मेन बात पे भी हम पहुंच चुके हैं. ऑसवर्ड्स लॉ डाइल्यूशन, Ka, Kb, KW ये क्या होते हैं. ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. आज का वीडियो इतना ही. गुड नाइट बच्चों.